रखें। इसके अलावा हम लोग बात खेल और फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहली खबर आपको बताएं, बीपीएससी ने पटना के बापू सेंटर पर हुई 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द कर दी है। 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में बापू सेंटर में कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद डीएम ने रविवार को आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंप दी थी। सोमवार को बीपीएससी ऑफिस में डीएम की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। 3:30 बजे आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। दूसरी परीक्षा बापू सेंटर पर नहीं होगी। एक सेंटर पर ज्यादा प्रेशर ना हो, इस कारण यह फैसला लिया गया है। बापू सेंटर में 12,000 कैंडिडेट्स के एक साथ एग्जाम देने की व्यवस्था है। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में 9,969 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। आयोग ने अगली एग्जाम 18 और 19 तारीख को बापू परिसर में ही ले रहा है। मतलब जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। बट जनवरी की एग्जाम वहाँ होगी कि नहीं होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खाली है कि नहीं है, हमको और सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कैंसिल एग्जाम कब तक हो पाएगा? क्या चीज? ये जो कैंसिल हुआ है, ये इसका डेट क्या होगा? ये 18 और 19 तारीख की एग्जाम खत्म होने के बाद इसके नए तिथि की हम लोग घोषणा करेंगे, शीघ्र करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा तो पक्ष ने भी पलटवार कर दिया है। तो बीपीएससी को ये बताना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र से वहां पर से क्वेश्चन लेकर के बाहर परीक्षार्थी आए, वहां से ओएमआर सीट लेकर के बाहर आए और परीक्षा होना था 12 से 2 के दरमियान और 1 बजे के करीब ये सारे चीज बाहर आ गए। तो ये कौन कौन सेंटर पर पहुंचे, इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इससे बीपीएससी क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बीपीएससी 17 का एग्जाम कैंसिल कराना कमीशन का ये स्वागत योग्य कार्य है। हम लोग भी तो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे थे, अगर एक सेंटर पे धांधली हो या 10 पे, ये डिजिटल युग है और ये बहुत ही हम लोग का भी यही मांग था स्टूडेंट हित में। लेकिन मेन मुद्दा है तो ये तो नाम बताएं कि किसने किया, किस माफिया का कार्रवाई है, किसकी मिली भगत है, किसके इशारे से ये हुआ, इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन लेगा? सरकार के बापू परीक्षा केंद्र में बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द किया गया है, वो बीपीएससी ने पारदर्शिता के चलते रद्द किया है, छात्रों के मांग पर रद्द किया है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो कोई बचने वाले नहीं हैं। सरकार जांच करके उस जो ये तरह का जो गड़बड़ी फैलाने का काम करते हैं उनको उचित सजा देगी। और विपक्ष जिस तरह के लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहा है, यह समाज के हित में ठीक नहीं है। और देखिए, बिहार में बीते दिनों कई पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब ईओयू ने भी अपनी जांच काफी तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने ये कहा है कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए भी पेपर लीक रोकने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए तो नवंबर के लास्ट वीक में ही ये नो कर्सिव स्टेप हटा है और अब हम लोग वारंट और उसका कुर्की का कार्रवाई कर रहे हैं। अब उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और समानांतर रूप से हम लोगों ने एक समर्पित टीम भी बनाया। संस्थान भी हैं, हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर हैं। उनके नाम से बता नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की।
और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग लगातार वो वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। इस बार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के घुड़दौल के उच्च माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका जूही भारती को वीडियो कॉल किया और कई सवाल उनसे पूछे, जिसका जूही भारती ने बखूबी जवाब भी दिया। और इस कॉल के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी उनकी जमकर तारीफ की और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बच्चों को काफी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाती हैं, उसके बारे में ही मुझे जानना था और इसलिए वीडियो कॉल उन्होंने किया है। और मैं इसी बार फरवरी में यहाँ पे ज्वाइन की हूँ। ये घरदौल है मधेपुरा का ना जी, कुमारखंड ब्लॉक में आता है जी। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? मतलब आप लोकल सामग्रियों से पढ़ाती हैं? जी जी जी। क्या क्या पढ़ाती हैं? अभी क्या पढ़ा रही हैं? अभी तो सर मैं ये जब चपे बल्ब जलाओ जगमग जगमग क्लास 6 का, तो सर बस कुछ टाइम पहले शुरू किए हैं, तो टॉपिक लिख के बच्चे का अभी कुछ कॉपी था वो चेक कर रहे थे, अटेंडेंस लिए बच्चे हैं सर। और कोई समस्या स्कूल में? क्या क्या समस्या है सर? स्कूल में वही रिसोर्सेज तो जो मिले हैं टीएलएम का हम लोग उससे कराते हैं, उसका भी यूज करते हैं। 6 to 8 का जो किट मिला हुआ है। बाकी सुविधाएं तो सर ठीक है, मतलब अभी के लिए जितना हमारे पास रहता है उसमें हम बेस्ट करने का कोशिश करते हैं सर। ठीक है, अच्छा कर रही हैं, इसलिए मैंने फोन किया था। ठीक, थैंक यू सो मच मैडम। जूही भारती बोल रही। और गया से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां खड़ी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। मामला शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के पास का है, जहां ओवर ब्रिज के पास गैरेज के बाहर मरम्मती के लिए बस खड़ी थी और इसी दौरान अचानक आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको उस बस की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए बस का पिछला हिस्सा जो है वहां सबसे पहले आग लगती है और आग बढ़ते बढ़ते पूरे बस को अपनी चपेट में ले लेती है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन इस अगलगी में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। खबर रोहतास से है, जहां डेहरी के एकता चौक के पास एक स्कूल वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। गनीमत ये रही कि जब हादसा हुआ तब वैन में कोई मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि वैन में चलते चलते ही अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के वैन की स्थिति काफी जर्जर रहती है। ऐसे में प्रशासन को जिले के सभी स्कूलों में चलने वाली गाड़ियों की समय समय पर जांच करनी चाहिए। एकता चौक के पास जो दुर्गा मंदिर है वहीं मोड़ पर अचानक एक वैन में आग लग गई। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा, लोग कह रहे हैं कि स्कूल वैन है। दुर्भाग्य सौभाग्य ये कि इसमें बच्चे नहीं थे, लेकिन जितने भी यहाँ स्कूल चल रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो अपने स्कूलों में गाड़ी चला रहे हैं, प्रशासन उन गाड़ियों को जरूर जांच कराए कि कितनी पुरानी गाड़ी लोग चला रहे हैं। आज सौभाग्य रहा कि आज इस स्कूल वैन में कोई बच्चा नहीं था, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से आज बच गई। खबर सिवान से है, जहां भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव जीरादेई के लोग पीएम मोदी से मुलाकात करने दिल्ली जाने वाले हैं। पहले राष्ट्रपति के घर की मिट्टी पीएम मोदी को सौंपेंगे। इसके साथ ही उन्हें जीरादेई आने का न्योता भी देंगे। साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक घर की मिट्टी सौंपकर उन्हें भी जीरादेई आने का न्योता दिया जाएगा और जीरादेई क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा होगी। तो कम से कम इस धरती को एक बार पहुंचा दें, इस मिट्टी की सुगंध पहुंचाएं। हो सकता है इससे प्रधानमंत्री जी जीरादेई की तरफ मूव करें, जीरादेई की तरफ आने का प्रयास करेंगे, ग्रहण कर लें। ये 3 मिट्टियां भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ ये पहुंचाने का हमारा कार्य है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। बच्चों को बेंगलुरु ले जा रहे 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 25 बच्चों को ट्रेन से बेंगलुरु भेजा जा रहा था। यशवंतपुर एक्सप्रेस से भेजने की तैयारी थी। बच्चों चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले बच्चों को कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां 25 बच्चों को ट्रेन से बाहर भेजने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस की टीम ने
कार्रवाई करते हुए 5 मानव तस्करों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह में एक 5228 हमारा ट्रेन है जो बेंगलोर जाती है, उसमें हमारे सूचना मुखबिर द्वारा बताया गया था इसमें कुछ बच्चा है जो कोच में है, उसको तस्कर लेके बेंगलोर लेके जा रहा है। सूचना उपरांत आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के साथ कोच को चेक किया गया। चेक के दौरान में देखने के लगभग 20 बच्चा को मैंने 5 तस्कर से मुक्त कराया गया, जो 5 तस्कर को मैं अभी पकड़ के तो कोच पे रखे हुए हैं, जिसको अग्रिम कार्रवाई करके जीआरपी को हैंड ओवर करेंगे। शराब को लेकर मोतिहारी पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही 9 धंधेबाज को भी पुलिस ने दबोचा है। और ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। देखिए यहाँ पर अवैध शराब जो है वो बनाई जा रही थी और इसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 9 धंधेबाज को गिरफ्तार भी कर लिया और जो शराब वहां पर बनाकर रखे गए थे उसे नष्ट कर दिया है। मोतिहारी पुलिस लगातार वैसे जगहों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बताते हैं। ट्रक और कार से शराब बरामद की गई है। देवरिया थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है जहां शराब बरामद की गई। 109 कार्टन शराब बरामद हुई है। नए साल में इन शराबों को खपाने की तैयारी थी। ट्रक ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं जहां पर नए साल की तैयारी के लिए शराब की खेप लाई गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे बरामद कर लिया है और ये वो गाड़ी है जिससे शराब की खेप बरामद की गई है। देवरिया थाना अंतर्गत देवी स्थान है, वहां पे एक ट्रक से विदेशी शराब जब्त किया गया है जिसमें 109 पेटी विदेशी शराब मिला है फॉर सेल इन यूपी और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक कुशीनगर का रहने वाला है और 2 लोग वैशाली के रहने वाले हैं और एक वैगन आर कार भी जब्त किया गया है। इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि शराब लाने वाले कौन हैं और उनको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। सभी स्तर पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और अग्रता कार्रवाई करेंगे। और अब बात देश विदेश की करेंगे। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान इमरजेंसी की बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही शासनकाल में मीसा कानून लाया गया था और मैं ऐसे राजनीतिक नेताओं को जानती हूं जिन्होंने उन काले दिनों को याद करने के लिए अपने बच्चों का नाम मीसा रखा है और अब उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। So 21 MPs, all opposition, belonging to all opposition parties, were held in jail. Manya Advani ji, Manya Atal ji were all in jail under Preventive Detention Law, Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. And now they wouldn't even mind having alliance with them. संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं। गणेश, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। कुएं की खुदाई के दौरान आज सुबह से ही मूर्तियां मिल रही हैं। 17-18 फीट की खुदाई के बाद एक 3 मूर्तियां मिली हैं। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति मिली है जो लक्ष्मी जी की बताई जा रही है। ये मूर्तियां संगमरमर की बनी हुई हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब कुएं की खुदाई की जा रही थी और उन खुदाई के दरमियान देखिए जो मूर्तियां हैं वो बरामद की गई हैं। अभी जो मूर्ति यहाँ पर मिली है खंडित मूर्ति बताई जा रही है, गणेश जी की है, माँ पार्वती की है, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बताई जा रही है। 68 तीर्थ, 52 सराय, 36 पूरे और 19 कूप बताया गया है संभल महात्म्य में, जिसमें से काफ़ी कूप हमने खोजे हैं और काफ़ी तीर्थ भी खोजे हैं। जितने भी तीर्थ हैं वो सब तालाब के किनारे हैं और जितने भी कूप हैं उनके किनारे में सामान्य रूप से मंदिर होते हैं। तो सारे कूपों की खोज जारी है और हम चाहते हैं कि पुनः उनका वो रिवाइव हो और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कैच द रेन अभियान है उसके अंतर्गत हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाएं और यहाँ का जल स्तर कम है तो वो जल स्तर भी बढ़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी होगी।
संभल हिंसा के दंगाइयों को सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि माहौल खराब करने वाले बचेंगे नहीं और जय श्री राम उत्तेजना का नहीं, श्रद्धा का नारा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। दुर्गा पूजा के दौरान जो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है। समस्या तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है? जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है। वो इस बैग को लेकर संसद भवन आई थी। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आईं। अब प्रियंका के फिलिस्तीन लिए बैग पर बीजेपी ने हमला बोला है। You want to say something why you're carrying this bag? I've said many times. Say something why you're carrying this bag. I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. और अब बात बॉलीवुड की करेंगे। दिल्ली पहुंचे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निडर नेता बताया। वरुण धवन ने ये बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत के दौरान कही हैं। सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द, मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। फियरलेस, या
और अब बात खेल की कर लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के लिए मुंबई इंडियंस की नई महिला टीम बनने पर संतोष जताया है। बेंगलुरु में नीलामी के बाद नीता अंबानी ने कहा कि हमने जो टीम बनाई है उससे हम सभी बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं। कमलिनी, नांदिन, डी क्लार्क, संस्कृति गुप्ता और अक्षिता माहेश्वरी के मुंबई इंडियंस परिवार का हिस्सा बन जाने पर गर्व है। All very happy and satisfied with the team that we have assembled today. Auctions are exciting and emotional at the same time. I'm so proud of all the girls who have participated in the auction today and all the girls that have now become a part of the Mumbai Indians family. Kamlini, Nadine the clerk, Sanskriti and Akshita Maheshwari. We warmly welcome you to the Mumbai Indians family. Mumbai Indians has always tried to scout, nurture and develop young talent. We have done this with our men's team and it's a proud feeling to see Bumrah, Hardik and now Tilak representing India on the global stage. We are trying to do the same thing with our girls too. And last year we picked Sajna up in the auction and it's wonderful to see her now playing for Team India. This year we are very excited about the 16-year-old Kamlini. Our scouts have been tracking her for some time and she is a very exciting new talent to look out for. So in all, a satisfying day at the auction. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।